हेलो लर्नर्स, वेलकम इन ई शिक्षा। मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई शिक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ 2021। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ 2021। पेपर 1 कवर कर रहे हैं हम लोग, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता। ये सभी पेपर 1 जो है सभी सब्जेक्ट के लर्नर्स के लिए कंपल्सरी पेपर है। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग कवर कर रहे हैं, शिक्षण अभिक्षमता। ये क्लास नंबर 17 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अदर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को शेयर कीजिए सो दैट वो भी बेनिफिट उठा सके। व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे 8299440121 पे अगर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो। क्लास में मैं आपको पेपर 1 पूरा कवर कराऊंगी, पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट कवर कराऊंगी। टीचिंग मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टीचिंग मेथड का ये आज लेक्चर नंबर 8 है और मैं कोशिश करूंगी कि इसी लेक्चर में आज ये कवर कर दूं। तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ अदर मेथड्स मैंने बताए थे कि कुछ अन्य विधियां भी हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन में आती हैं। हर बुक्स किसी एक बुक में सब कुछ मिल जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जितनी विधियां मैंने आपको 7 लेक्चर्स में बताई है प्लस अभी इस लेक्चर में बता रही हूँ, कोशिश करूंगी कि इसी लेक्चर में खत्म हो जाए। तो इतनी विधियां आपको किसी एक बुक में मिलने वाली नहीं। तो इन सारी विधियों को, मेथड्स को टीचिंग के आप कवर कर लीजिएगा। इससे एक्स्ट्रा विधियों से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए कवर करते हैं। रिव्यू स्ट्रैटेजी, इसे कहेंगे समीक्षा नीति। समीक्षा नीति क्या होती है ये? जैसे कि एक टीचर है, जब वो पढ़ा लेता है क्लास में टीचर गया, उसने पढ़ा लिया, फिर वो जब बाहर आएगा, क्लास के बाहर आएगा, तो वो ये जानना चाहता है कि कितना उसने पढ़ा दिया, कितना सिलेबस अभी बचा है ना, और क्या कमी रह गई और किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। तो इस तरीके से वो अपना एवोल्यूशन करता है। क्या करता है? एवोल्यूशन करता है, मूल्यांकन करता है अपनी जो उसने टीचिंग की है सारी चीज़ों का वो क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इसे ही कहते हैं रिव्यू स्ट्रैटेजी। अब ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल और रिटन हो सकता है वो मन में सोच ले, या किसी को बताना है तो वो मुंह से अपने बता दे मौखिक रूप में, या फिर रिटन लिखित वो एक पेपर कॉपी ले, उस पे सारी चीजें नोट करे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिव्यू स्ट्रैटेजी, समीक्षा नीति। सेकंड है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन मेथड भी कह सकते हैं इसे। और क्या कहते हैं इसे? डायलैक्टिकल मेथड। और कहते हैं इसे सुकराती। हिंदी में इसे कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। और सुकराती विधि। सुकरात का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने इस विधि को दिया है। ज्ञान की प्राप्ति करनी हो कि आपने मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, उसे जब बच्चा टीचर से पूछता है
तो ये आपका क्वेश्चन और उसका आंसर उसे मिल जाता है। आंसर कैसे मिलता है वो मेथड मैं अभी आपको बता रही हूँ। आंसर जब उसे टीचर से मिल जाता है तो उसे ही हम कहते हैं सुकराती विधि, डायलैक्टिकल प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर मेथड। जैसे कि एक बच्चा है, एक बच्चा क्या करेगा, टीचर से क्वेश्चन पूछेगा। टीचर से उसने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। कोई चीज इसके मन में चल रहा है, इसके मन में कोई विचार चल रहे हैं और इसके आंसर को पाने के लिए, इसके उत्तर को पाने के लिए उसने टीचर से क्वेश्चन पूछा। अब टीचर क्या करेगा, उसका आंसर डायरेक्ट नहीं देगा, वो इस बच्चे से उसका घुमा फिरा के उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछेगा क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो फिर ये बच्चा आंसर देगा टीचर को, उस चीज का आंसर दिया इसने। फिर टीचर इससे उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर इस तरीके से टीचर पूछते पूछते बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर तक उसे पहुंचा देगा। क्या करेगा, रीच्ड, पहुंच गया। बच्चे ने ही क्या किया, क्वेश्चन भी पूछा, बच्चे ने ही प्रश्न भी पूछा और टीचर ने डायरेक्ट आंसर ना देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से उससे कई तरीके का उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के उसके आंसर तक उसको खुद ही पहुंचा दिया। इसे कहते हैं सुकराती विधि। इसका आप कह सकते हो 3 फेज होता है, स्टेप होता है, सोपान होता है। पहले में क्या होता है, प्रश्न का निर्माण होता है। प्रश्न का क्या होता है, निर्माण, यानी कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन का फॉर्मेशन किया। सेकंड में क्या होता है, उनका प्रस्तुतिकरण, आप कह सकते हो इसे प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, उन प्रश्नों का क्या हुआ, प्रस्तुतिकरण हुआ। और थर्ड में बच्चे ने क्या किया, उस क्वेश्चन को पूछा टीचर से। उसके बाद टीचर ने क्या किया, टीचर ने उस स्टूडेंट से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के उससे, उस स्टूडेंट से ही नवीन ज्ञान निकलवा लिया। ठीक है, छात्रों के माध्यम से क्या किया, नवीन ज्ञान दिलवाना। तो ये है आपका क्वेश्चन आंसर मेथड। चलिए मूव करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जहां भी आपको कभी भी किसी भी चीज में दिक्कत हो तुरंत मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, ग्रुप में कर दीजिए या फिर पर्सनली कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगी। थर्ड है आपका हिस्टोरिकल डिस्कवरी मेथड। हिस्टोरिकल डिस्कवरी मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक खोज विधि। ऐतिहासिक खोज विधि। मैंने आपको ह्यूरिस्टिक मेथड पढ़ाया था, जो क्या बोलते हैं उसे, अन्वेषण विधि, अनुमानी विधि। ये कुछ कुछ उसी की तरीके का होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड की तरीके का, लेकिन ये मोस्टली कहाँ यूज किया जाता है, सोशल साइंस में। सोशल साइंस के विषयों में यूज किया जाता है हिस्टोरिकल डिस्कवरी मेथड। यहाँ पे जो प्राचीन घटनाएं हुई रहती हैं, एंशिएंट टाइम में घटनाएं हुई रहती हैं, उनके बारे में खोज की जाती है। और आपके अन्वेषण विधि में क्या होता था, जो साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं, वैज्ञानिक, साइंटिफिक सब्जेक्ट यानी कि जो वैज्ञानिक विषय थे उनके बारे में, या कुछ करंट इवेंट्स है, वर्तमान के इवेंट्स है, उनके बारे में खोज की जाती थी। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी ये दोनों में खोज ही किया जाता है। फोर्थ है आपका ब्लेंडेड लर्निंग। इससे तो हर बार जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं देखती हूँ इससे हर बार क्वेश्चन रहता है। ब्लेंडेड लर्निंग, जिसे कहते हैं मिश्रित अधिगम। मिश्रित, अब मिश्रित का मतलब ही आप समझ जाओ कि मिला दिया जाएगा दो चीजों को। ब्लेंडेड लर्निंग जो है आपका, इसका ऑरिजिन हुआ था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसका मतलब है कि मल्टीपल अप्रोच फॉर टीचिंग, मल्टीपल अप्रोच
फॉर टीचिंग, यानी पढ़ाने के लिए हमें, शिक्षण के लिए कई अप्रोच, कई दृष्टिकोणों, कई विधियों का हम यूज कर लेंगे। जैसे कि या तो हम ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल विधियां हैं, पारंपरिक विधियां, उन्हें ले लेंगे और साथ में ऑनलाइन मेथड ले लेंगे। इन दोनों का यूज करके हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जब हम मल्टीपल अप्रोच का यूज करते हैं टीचिंग में, तो उसे हम कहते हैं ब्लेंडेड, मिश्रित कर दिया हमने। पारंपरिक तरीके जो थे, जैसे कि आपके लेक्चर मेथड, अब इसके साथ ही साथ हमने क्या किया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो आपके ऑनलाइन मेथड, दोनों को मिला के हम पढ़ाने लगे बच्चे को। तो क्या हो गई है, ब्लेंडेड लर्निंग। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को इफेक्टिव वे में, यानी कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कई विधियों का यूज करके बच्चे की लर्निंग को, यानी अधिगम को सुदृढ़ करना। फिर है आपका माइक्रो टीचिंग। ये तो सभी ने सुना होगा, जिसने भी बीएड किया होगा सभी ने सुना होगा। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। अब ये दिया था किसने, DW एलन ने, गिवन बाय DW एलन। और ये किस लिए होता है, टीचिंग की स्किल, यानी शिक्षण के कौशलों को सिखाने के लिए। इस विधि का बहुत सारे कौशल है ना शिक्षण के, उन सारे कौशलों को सिखाने के लिए। बट एक साथ सारे कौशल नहीं सिखाते हैं, 1 बाय 1 कौशलों को हम इसमें, स्किल्स को हम सिखाते हैं। ये 36 मिनट की साइकिल होती है, 36 मिनट की साइकिल चलती है ये। और साथ में इसमें क्या होता है, पहले योजना बनती है, प्लान किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, टीच, फिर पढ़ाया जाता है, उसके बाद फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि मिलती है, उसके बाद प्री प्लान किया जाता है, कोई गलती मिस्टेक रह गई तो फिर से रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर उस चीज को फिर से पढ़ाएंगे ताकि कौशल को हम और विकसित कर सकें। फिर क्या होगा, री फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये साइकिल चलती है। मोस्टली ये कहाँ यूज होता है, जहां भी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलता है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वहां पे ये यूज की जाती है। ठीक है, अब हाँ आ गया आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव चिंतनशील अध्ययन या चिंतनशील शिक्षण भी इसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको रिव्यू स्ट्रैटेजी बताई थी, समीक्षा नीति। एक सेकंड, समीक्षा नीति आपको जैसे बताई थी, सेम ये उसी की तरीके से होता है कि जैसे लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम, इसका मतलब ही है लुकिंग एट व्हाट यू हैव डन। ये समझ सकते हैं, आपने क्या किया उसके बारे में सोचना या देखना कि आपने क्लासरूम में क्या किया और किस तरीके से उसको और बेटर कर सकते हैं। थिंकिंग अबाउट व्हाई यू डू इट, आपने क्यों किया, कैसे किया, सारी चीजों का क्या करना, एक तरीके से सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, अपना ही ऑब्जर्वेशन करना और अपना ही मूल्यांकन करना अपने ही शिक्षण का कहलाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक, चिंतनशील शिक्षण। फिर है आपका डाल्टन प्लान, से हिंदी में भी डाल्टन प्लान ही कहिएगा। इसे दिया था आपका हेलन पार्कहर्स्ट ने, हेलन पार्कहर्स्ट इन्होंने दिया था।
और इन्होंने स्टार्ट किया जीरो लेक्चर प्लान को, जीरो लेक्चर प्लान। शून्य व्याख्यान योजना से पूछा जाएगा तो जीरो लेक्चर प्लान ही पूछा जाएगा। इन्होंने बात करी फ्रीडम की, किसकी बात करी? फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, और किसकी बात करी इन्होंने? रिसोर्स की, यानी कि स्वतंत्रता की, लोचता की और संसाधन की बात करी। जैसे कि आप कह सकते हो ओपन इंस्टीट्यूट जो है, ओपन इंस्टीट्यूट मैंने आपको कहीं पढ़ाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे कि इग्नू हो गया, आपके राजर्षि हो गया, NIOS हो गया। यहाँ पे क्या है, आपको फ्रीडम मिलती है पूरी की पूरी एडमिशन में और एग्जामिनेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे चाहो, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, और जीरो लेक्चर प्लान। यहाँ पे आपको लेक्चर थोड़ी ना मिलने, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाल्टन प्लान। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फॉर्मल एजुकेशन में डाल्टन प्लान यूज किया जा सकता है। फॉर्मल एजुकेशन जो आप खुद बताइए, आप कॉलेज में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो वही है, या स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो वो है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। तो क्या इसमें डाल्टन प्लान विधि को यूज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें डेली वहाँ लेक्चर मिल रहे हैं। हमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम जब चाहे जहाँ एडमिशन ले लें, जब मन करे एग्जाम दें, जब मन करे 2 साल बाद एग्जाम दें, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन में डाल्टन प्लान को यूज नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। फिर है आपका फील्ड विजिट, क्षेत्र भ्रमण, एजुकेशन एक्सकर्शन, शैक्षिक, क्या बोलेंगे इसे, भ्रमण ही कहेंगे, या फिर टूर कहेंगे, ठीक। यहाँ से क्या मिलेगा, हम जाते हैं ना स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से हमारा टूर जाता है ना, हमारा टूर जाता है, तो सिर्फ हम घूमने थोड़ी ना जाते हैं, वहां से कुछ सीखने जाते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे प्लेस पे गए, हम आगरा चले गए, आगरा में हम गए और सिर्फ हम घूमने नहीं गए, वहां पे हर चीजों के बारे में हमने इन्फो कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं कलेक्ट की। क्या मिला यहाँ से हमें? प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डेटा, ठीक है। यानी कि प्राथमिक समंक हमें मिलते हैं किससे? एक्सकर्शन से, और विजिट से, फील्ड विजिट से और टूर से, ठीक। फिर है आपका 9 नंबर सोर्स मेथड, स्रोत विधि। स्रोत विधि से हमें ओरल मौखिक रूप से डेटा मिल सकता है, या फिर वहां से हमें मटेरियल मिल सकता है, या फिर वहां से हमें रिपोर्ट्स मिल सकती है। अब ये मटेरियल रिटन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या फिर कोई सिक्के वगैरह भी मिल गए, या कोई धातु वगैरह भी मिल गई, ठीक है। अब हम जहाँ नहीं पहुंच सकते हैं, जिस क्षेत्र में मान लीजिए हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, हम टीचिंग एड्स का यूज कर लेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे, मैप के थ्रू बच्चे को बताएंगे कि बच्चों या ये यहाँ से कोई प्लेस है इंडिया का, आपने कोई मैप बना दिया इंडिया का और बताया कि ये प्लेस है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का ये मटेरियल मिला था, ये धातु मिली थी, ये सब चीजें तो आप मैप से बता सकते हो, मॉडल से बता सकते हो। मॉडल्स बना दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरा मॉडल बना दिया और बताया कि यहाँ पे ये पदार्थ मिला था, यहाँ पे ये मिला था, यहाँ पे ये मिला था, ठीक है। तो ये है आपका सोर्स मेथड यानी कि स्रोत विधि। फिर है आपका एनालिटिकल मेथड,
एनालिटिकल मेथड, विश्लेषणात्मक विधि जिसे कहते हैं, और एक सिंथेटिकल मेथड होता है उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। वो मैं आपको पेपर 2 में अच्छे से पढ़ाऊंगी, वहां पे क्वेश्चन उसका ज्यादा आता है। एनालिटिकल मेथड का मतलब जो हुआ कि किसी बड़े कॉन्सेप्ट को या बड़ी बड़ी चीजों को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हमें पढ़ाना है ना। जैसा कि आप रामायण देख लो, रामायण है आपका, अब पूरी बुक हम बच्चे को पूरी गाथा एक दिन में नहीं पढ़ा सकते कि क्या क्या हुआ था, तो कौन से कांड में उसको डिवाइड कर दिया गया है। बाल कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, और ऐसे करके डिवाइड कर दिया गया है 7-8 पार्ट में। ठीक, आई थिंक 8 है, कंफर्म नहीं है मुझे, यहाँ बताने का कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, बस आपको बता दिया कि इसको फिर बच्चे को क्या किया, पहले बच्चे को बाल कांड पढ़ा दिया, फिर जो सेकंड नंबर पे आता है वो पढ़ा दिया। ऐसे ऐसे करके हमने क्या किया, इसको जो बड़ा सा कॉन्सेप्ट था उसको डिवाइड कर करके पढ़ा दिया। तो ये है आपका एनालिटिकल मेथड यानी कि विश्लेषणात्मक विधि। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 11th नंबर पे है आपका कोऑपरेटिव टीचिंग, सहयोगात्मक शिक्षण। ये आपका दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं उसको नहीं छोड़ती, बाकी बहुत डेप्थ में जहां से क्वेश्चन नहीं बनना मैं वो छोड़ देती हूँ। वाइगोत्स्की ने दिया था, और इसमें है आपका पीयर ट्यूटरिंग आता है, रेसिप्रोकल आता है, और एक आता है आपका कोलैबोरेटिव वर्क। कोलैबोरेटिव क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो जान लीजिए। अभी तक इससे बस यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलैबोरेटिव वर्क यानी सहयोगात्मक कार्य जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। यही पूछा गया है। हिंदी में भी उसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, इंग्लिश में भी स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना। ठीक है, तो आज तक इससे बस ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है आपका 12th नंबर एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड क्रियात्मक क्या होती है, विधि। क्रियात्मक विधि ये दिया था आपके डेविड हर्जबर्ग ने। डेविड हर्जबर्ग ने दिया था, और इनका मतलब था कि हमें क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है, करके सीख सकते हैं। हमें क्या करना है, क्रिया करना है, क्रिया एक्टिविटी करके ही सीखना है अपने एक्सपीरियंस। ठीक, फिर है आपका 13 नंबर वर्कशॉप। ये मैं आपको रिसर्च में पढ़ाती, बट थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि जब हमें स्किल सिखाना होता है, इससे कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनता, बस आप इतना जान जाओ कि स्किल यानी कि कौशल सिखाना हो। अब इसको किसी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको बताऊंगी, कुछ डिटेल में क्वेश्चन दे देता है, बट उसका मतलब पूरी तरीके से यही होता है कि जब हमें स्किल यानी कि कौशल सिखाना हो तो उसे कहते हैं वर्कशॉप। फिर आ गया आपका कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब हो गया कि कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिल गए, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलके किसी इंफॉर्मेशन को आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। इनके पास जो नॉलेज है वो पूरे लोगों को बताते हैं, इनके पास जो नॉलेज है, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये एक तरीके के लोग ही इकट्ठे होते हैं, जैसे पूरे MBBS इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्या किया, कॉन्फ्रेंस किया और इंफॉर्मेशन को क्या किया, एक्सचेंज किया। सिंपोजियम क्या होता है, सिंपोजियम, सिंपोजियम में क्या होता है कि करंट इश्यूज, वर्तमान जो कुछ इश्यूज चलते रहते हैं उसके बारे में कुछ लोग मिलके क्या करते हैं,
डिस्कशन। ठीक, तो ये आपका टीचिंग मेथड कवर होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी समस्या टीचिंग मेथड में तो प्लीज़ वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं फिर से क्लियर करा दूंगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। एज मेरे पास कोई इसको एडवर्टाइज करने का कोई मतलब आप कह सकते हो साधन नहीं है, मैं एडवर्टाइज इस तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आप लोगों से ही कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स तक और फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स जहाँ तक भी शेयर कर सकते हो करो, जिन्हें भी नेट जेआरएफ क्लियर करना है। नेट जेआरएफ क्लियर करना है। अगर एजुकेशन सब्जेक्ट है तो वो भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप जानते हो। पेपर 1 भी पढ़ा रही हूँ, सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। एक बार आप उन्हें इस चैनल पे विजिट करने को ज़रूर कहो। और दूसरी बात, अगर आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भले ही नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम उन्हें नहीं देना है, बट एटलीस्ट उन्हें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने को आप कह सकते हो। सो थैंक यू।